Assalamualaikum. I am Chaudhry Shahad. Welcome to the YouTube channel Electrical Test Preparation by Chaudhry Shahad. तो आज हम डिस्कस करेंगे BL थराजा से चैप्टर नंबर 7 डीसी मोटर के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से जो है वो डीसी मोटर के हवाले से बहुत सारे MCQ जो है वो टेस्टों में आते हैं। तो हम आज इस चैप्टर को कवर करेंगे और इसमें जितने भी इसमें काफ़ी सारे जो MCQs हैं उनके जो आंसर है वो रॉन्गली मार्क हैं। तो इसलिए जो है वो हम यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो अपडेट भी करवाएंगे। तो आपने उन आंसर को अपनी जो हार्ड फॉर्म में आपके पास जो बुक्स है उसमें अपडेट कर लेने हैं। दूसरा ये है कि ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा टफ़ है BL थराजा में। तो इसको प्रिपेयर करने से पहले आपने जो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर है वो पहले आपने हांडा से कवर करना है। हांडा में ये है कि थोड़े से जो MCQs हैं वो आसान है, वो जो कॉन्सेप्ट हैं वो बार बार रिवाइज हुए हैं, तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं थोड़े से वो रिकॉल हो जाएंगे वहाँ पे। तो जब आप पहले हांडा का चैप्टर कर लेंगे तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर आप डायरेक्टली इस चैप्टर को कवर करेंगे BL थराजा की डीसी मोटर को, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा ये कि MCQs भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए चीज़ें आसान नहीं रहती। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपने जो पहले चैप्टर है वो आपने डीसी मोटर डीसी जनरेटर का वो आपने हांडा से कवर करना है। दूसरा ये कि इसको और आसान बनाने के लिए हमने जो है वो नोट्स प्रिपेयर किए हैं डीसी मोटर के। तो पहले जो है वो नोट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो ज़्यादातर MCQs हैं वो डीसी शंट मोटर से आते हैं। तो इसलिए हमने डीसी शंट मोटर को ज़रा डिटेल में डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी शंट मोटर हमें कौन सी होती है, किसको डीसी शंट मोटर बोलते हैं? ऐसी मोटर जिसमें जो आर्मेचर है और फील्ड होते हैं वो आपस में पैरेलल में लगे होते हैं, और वो पैरेलल में होते हैं सप्लाई के साथ। तो उसको हम डीसी शंट मोटर बोलते हैं। तो ये है बेसिकली डीसी शंट मोटर। और इस हवाले से एक MCQs आता है जो कि आगे अब बार बार रिपीट होगा कि अगर हम डीसी शंट मोटर की जो सप्लाई वोल्टेज है उसको हाफ़ कर दें तो उस जो है वो बेसिकली डीसी शंट मोटर पे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें सप्लाई हाफ़ कर देंगे तो आर्मेचर के क्रॉस भी सप्लाई हाफ़ हो जाएगी, और इसी तरह जो है वो फील्ड है वो भी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उसकी जो सप्लाई है उसकी भी सप्लाई हाफ़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जब हमारे जो वोल्टेज हैं वो डाउन होंगे तो उतना करंट जो फील्ड वाइंडिंग में वो इंक्रीज़ हो जाएगा। बेसिकली फील्ड वाइंडिंग का मकसद क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग जो है वो फ्लक्स प्रोड्यूस करती है जो कि आर्मेचर के कंडक्टर को कट करता है, उसमें EMF इंड्यूस होती है और एक रोटेटिंग पावर पैदा होती है आपके आर्मेचर में। तो बेसिकली जब हमारी जो सप्लाई वोल्टेज हैं वो हाफ़ होते हैं, ये तो उसी तरह जो हमारा करंट, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग में जो करंट होता है वो 1 एम्पियर 1.5, ठीक है, तो बहुत कम होता है। तो जैसे ही उसके जो फील्ड सप्लाई वोल्टेज हैं वो हाफ़ होते हैं तो उसका जो करंट इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो शंट मोटर में अगर सप्लाई वोल्टेज हाफ़ भी हो जाए तो उसका जो फ्लक्स होता है जो कि आर्मेचर को कट करता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। तो इसीलिए मोटर की जो फ्लक्स है बेसिकली उस पे जो सप्लाई वोल्टेज के हाफ होने से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ से पे जो हमने कॉन्सेप्ट है वो जो थोड़ा सा रिकॉल करना था, क्योंकि ये MCQs भी आगे आएंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली ये है कि ये बेसिकली EMF इक्वेशन है डीसी मोटर की, ये EB बैक EMF, जो कि जब हमारा फील्ड का जो फ्लक्स होता है वो आर्मेचर के फ्लक्स को कट करता है तो उसमें एक EMF इंड्यूस होती है जिसको हम बैक EMF बोलते हैं, ठीक है। इस कंडक्टर में जो आर्मेचर, क्योंकि डीसी मोटर में जो है वो आर्मेचर पे भी वाइंडिंग होती है और फील्ड में भी वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो जब वो आर्मेचर कंडक्टर को कट करता है तो उसमें भी एक EMF इंड्यूस होती है। वो जो EMF इंड्यूस होती है उसको हम बैक EMF बोलते हैं। वो किस पे डिपेंड करती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के, जो फ्लक्स फील्ड वाइंडिंग जनरेट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कंडक्टर पे, जो कि आर्मेचर में आपके नंबर ऑफ कंडक्टर होते हैं।
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, जो जिस स्पीड पे जब आपका आर्मेचर जो है वो रोटेट कर रहा होता है, और वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पोल्स पे, जो कि आर्मेचर पे जब हम उसको वाउंड करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ पोल्स रखते हैं उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैक ईएमएफ। तो इसी रिलेशन से हम जो है वो, ये एन का मतलब स्पीड है और फ्लक्स है, फ्लक्स और स्पीड का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, कि जैसे जैसे फ्लक्स इंक्रीज होगा तो आपकी जो स्पीड होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। ये बेसिकली कौन सा रिलेशन है आपका, इन्वर्स रिलेशन है। ये हमने इसी जो है वो रिलेशन से हमने ड्राइव किया है। स्पीड और फ्लक्स का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, और बैक ईएमएफ और स्पीड का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी आपकी जो बैक ईएमएफ है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, बैक ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। अब वोल्टेज इक्वेशन है डीसी मोटर की, V इज इक्वल, ये बेसिकली आपके टर्मिनल वोल्टेज है जिसको आप सप्लाई वोल्टेज बोलते हैं, इज इक्वल टू EB, ये बैक ईएमएफ है जो रूटर में जनरेट होती है, प्लस IARA, ये आपका जो आर्मेचर का करंट है और आर्मेचर के रूटर की जो है वो रेजिस्टेंस है। बेसिकली इसको हम आर्मेचर कॉपर लॉस बोलते हैं। तो इससे हम जो आपका आर्मेचर का जो करंट है वो निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या बनता है, V माइनस EB, जो आपके टर्मिनल वोल्टेज हैं उसमें से बैक ईएमएफ जो होती है वो माइनस होती है, और डिवाइडेड बाय RA जो कि आपके आर्मेचर की रेजिस्टेंस होती है। ये आपकी जो है वो पॉइंट्स में होती है, बेसिकली 0.5 ओम जो है वो 0.7 ओम, 0.8 ओम, तो बहुत स्मॉल होती है, ताकि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम से कम हो, IARA कम से कम हो। तो स्टार्ट में क्या होता है कि स्टार्ट में आपकी जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, जिसकी वजह से आपकी जो बैक ईएमएफ है वो भी ज़ीरो होती है। उसकी रीज़न क्या है कि बैक ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। स्टार्ट में जब स्पीड ज़ीरो होगी तो बैक ईएमएफ भी ज़ीरो होगी। जब इस फार्मूले में EB ज़ीरो कर देंगे तो ये फार्मूला बच जाएगा IA इज इक्वल टू V/RA। तो इस वजह से जो V वोल्टेज हैं आपके वो 200, अगर हम DC की बात करें तो DC आमतौर पे जो है वो 400 वोल्ट या 200 वोल्ट पे जो अगर हम उसको ऑपरेट करवाते हैं तो 200 डिवाइडेड बाय जब हम 0.7 करेंगे तो करंट की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, वो हैवी करंट फ्लो करेगा आपके आर्मेचर से। तो इसलिए जब हम डीसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो इसलिए हमें उसके लिए स्टार्टर यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि आमतौर पे मार्केट में पहले 2 पॉइंट स्टार्टर था, तो आजकल जो है वो 3 पॉइंट स्टार्टर यूज़ किया जाता है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है, हमारा जो आर्मेचर करंट है इसको लिमिट करने के लिए। ठीक है, और क्योंकि आपको पता चल गया कि अब जो स्टार्टिंग में जो डीसी मोटर का जो आर्मेचर करंट होता है वो हैवी क्यों होता है, उसकी रीज़न क्या होती है कि बैक ईएमएफ उस वक्त ज़ीरो होती है। बैक ईएमएफ ज़ीरो क्यों होती है, आपकी स्पीड उस वक्त ज़ीरो होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली था स्टार्टिंग करंट के हवाले से, क्योंकि ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आएंगे कि स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग करंट होता है डीसी मोटर का वो हाई क्यों होता है। अब जो है वो एक कॉन्सेप्ट आएगा आगे कंपाउंड मोटर के हवाले से, क्योंकि कंपाउंड मोटर की बेसिकली 2 टाइप हैं, एक डिफरेंशियल कंपाउंड होती है और एक कम्युलेटिव कंपाउंड होती है। डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या होता है कि बेसिकली कंपाउंड मोटर में और आम मोटर में डिफरेंस क्या होता है कि कंपाउंड मोटर में एक सीरीज फील्ड होता है और एक हमारा शंट फील्ड होता है। ठीक है, और आर्मेचर होता है। बेसिकली डीसी सीरीज़ मोटर है उसमें शंट फील्ड नहीं होता, बेसिकली सीरीज़ फील्ड होता है, उसको हम डीसी सीरीज़ मोटर बोलते हैं। डीसी शंट मोटर में क्या होता है कि ये सीरीज़ फील्ड नहीं होता, शंट फील्ड होती है और आर्मेचर होता है। लेकिन कंपाउंड मोटर में सीरीज़ फील्ड भी होता है और शंट फील्ड भी होता है। और आगे कंपाउंड मोटर की 2 टाइप्स हैं, एक बेसिकली डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है और एक कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है। बेसिकली कनेक्शन का दोनों में डिफरेंस है कि जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है इसमें जो शंट फील्ड है वो सीरीज़ फील्ड और आर्मेचर दोनों के पैरेलल में है, और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में जो शंट फील्ड है वो जस्ट आर्मेचर के पैरेलल में है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अब जो है वो यहाँ पे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में क्या होता है कि जो हमारा मेन फ्लक्स होता है वो दोनों फ्लक्स के डिफरेंस से बनता है, शंट फील्ड और सीरीज़ फील्ड के डिफरेंस से बनता है। अब ये देखें यहाँ पे अगर हम ये मोटर को सप्लाई दें और इसकी जो शंट फील्ड है वो 14 वेबर फ्लक्स जनरेट करेगी और सीरीज़ फील्ड इसकी 4 वेबर फ्लक्स जनरेट करेगी, तो इसका मेन फ्लक्स कितना होगा, 14 - 4 = 10 वेबर। इसका मतलब इसका जो मेन फ्लक्स होगा जो आर्मेचर को कट करेगा वो 10 वेबर होगा। ये डिफरेंशियल कंपाउंड का मेन फ्लक्स बनेगा ये 10, क्योंकि ये क्या करेगा, माइनस करेगा।
अब एक एमसीक्यूज यहाँ पे आएगा, वो कहेगा कि अगर हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की सीरीज़ फील्ड को शॉर्ट कर दें तो उसके फ्लक्स पे क्या डिफरेंस पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम सीरीज़ फील्ड को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो हमारा जो शंट फील्ड का तो फ्लक्स उतना ही रहेगा जितना पहले था, वो 14 वेबर ही रहेगा। अब मेन फ्लक्स कितना बंद हो जाएगा मोटर का, मेन फ्लक्स बनेगा 14 माइनस 0, क्योंकि अब जो सीरीज़ फील्ड का जो फ्लक्स था वो 0 हो गया। 14 माइनस 0 इज इक्वल टू 14 वेब। अब सीरीज़ फील्ड को शॉर्ट सर्किट करने से पहले मेन फ्लक्स कितना बन रहा था, 10 वेबर। जब हमने सीरीज़ फील्ड को शॉर्ट कर दिया तो कितना बन गया हमारा, 14 वेबर। इसका मतलब है कि जब हमने सीरीज़ फील्ड को शॉर्ट किया है तो नो मेन फ्लक्स जो है वो डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का वो इंक्रीज़ कर गया है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि अब क्योंकि हमारे जो सीरीज़ फील्ड का फ्लक्स था उसने बेसिकली माइनस कम करना था शंट फील्ड के फ्लक्स को। जब हमारी डीसी सीरीज़ फील्ड जो है वो रिमूव हो जाएगी, उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो हमारा जो मेन फ्लक्स है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह जो है वो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, उसमें क्या होता है कि एक सीरीज़ फील्ड होती है, एक शंट फील्ड होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो शंट फील्ड होती है वो आर्मेचर के पैरेलल में होती है, जस्ट आर्मेचर के पैरेलल में। डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या था कि ये जो है वो सीरीज़ फील्ड और आर्मेचर दोनों के पैरेलल में थी। तो अब यहाँ पे मेन फ्लक्स कैसे बनता है, अगर इसका भी सीरीज़ फील्ड जो फ्लक्स जनरेट कर रही है वो 4 वेबर है, शंट फील्ड जो फ्लक्स जनरेट कर रही है वो 14 वेबर है, तो मेन फ्लक्स कितना होगा, 14 + 4 इज इक्वल टू 18 वेबर। क्योंकि कम्युलेटिव कंपाउंड में जो फ्लक्स हैं वो दोनों ऐड होते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में जो फ्लक्स होते हैं वो उनका डिफरेंस लिया जाता है। तो अब इसका जो मेन फ्लक्स बन रहा था वो 18 वेबर बन रहा था। अब हमने क्या किया कि सीरीज़ फील्ड को शॉर्ट सर्किट कर दिया। सीरीज़ फील्ड शॉर्ट सर्किट, अब जब हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो आपके जो मेन फ्लक्स बनेगा वो 14 वेबर बन जाएगा। पहले कितना बन रहा था, 18 वेबर बन रहा था, और अब जब हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया सीरीज़ फील्ड को तो कितना बन गया, 14 वेबर। इसका मतलब जो हमारा फ्लक्स हुआ है, मेन फ्लक्स है, वो डिक्रीज़ हुआ है। पहले 18 था, अब कितना हो गया, 14। सीरीज़ फील्ड को शॉर्ट सर्किट करने के बाद हमारा जो मेन फ्लक्स है वो डिक्रीज़ किया है। ठीक है, नो मेन फ्लक्स डिक्रीजेज आफ्टर द शॉर्ट सर्किटिंग द सीरीज़ फील्ड। सीरीज़ फील्ड को शॉर्ट सर्किट करने के बाद हमारा जो मेन फ्लक्स है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। किस में, कम्युलेटिव कंपाउंड में। और जब हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की बात करें तो वहाँ पे अगर हम सीरीज़ फील्ड को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो हमारा जो मेन फ्लक्स है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड में। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने जो बेसिकली रिवाइज़ किए हैं, इनको आपने याद रखना है। ये जो है वो बार बार जो है रिपीट होंगे एमसीक्यूज़ में। ठीक है, चलें एमसीक्यूज़ को जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, द एफिशिएंसी ऑफ डीसी शंट जनरेटर इज़ मैक्सिमम व्हेन। इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, जब आपका आर्मेचर कॉपर लॉस आर इक्वल टू कांस्टेंट लॉस हो। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, इन डीसी जनरेटर द ब्रशेज ऑन द कम्यूटेटर आर शिफ्टेड फ्रॉम ज्योमेट्रिक न्यूट्रल पोजीशन टू अवॉइड स्पार्किंग। बेसिकली ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सेस क्या होता है कि ऐसा एक्सेस जब हमारी जो कॉइल होती है वो फ्लक्स के उस पोजीशन पे होती है जब आपका जो फ्लक्स होता है वो कॉइल के पैरेलल में हो जाता है और आपके जो फ्लक्स है वो आपकी कॉइल को कट नहीं कर रहा होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल पोजीशन। कि जहां उस पोजीशन पे आपका जो फ्लक्स होता है वो आपकी कॉइल को कट नहीं कर रहा होता और आपकी कॉइल में जो है वो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही होती। ठीक है, तो हम बेसिकली ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सेस को न्यूट्रल पोजीशन पे शिफ्ट करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, ताकि हमारी जो स्पार्किंग है वो ना हो। स्पार्किंग बेसिकली क्यों होती है कि जब हमारा जो कॉइल है वो ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सेस पे जाती है तो वो बेसिकली जो हमारे कम्यूटेटर होते हैं वो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट की तरफ शिफ्ट करते हैं। जब वो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो दोनों सेगमेंट्स को आपस में चंद मिली सेकंड के लिए शॉर्ट करते हैं। जब वो दोनों को शॉर्ट करते हैं तो अगर हमारी जो कॉइल है वो ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सेस पे नहीं होगी तो क्या होगा, वो बेसिकली दोनों सेगमेंट आपस में शॉर्ट होंगे, जिसकी वजह से आपके जो है वो ब्रशेस पे कम्यूटेटर पे स्पार्किंग होगी, जिसकी वजह से आपका जो कम्यूटेटर है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो कॉइल जो होती है
कम्यूटेटर होते हैं डीसी जनरेटर के, उसको ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस पे शिफ्ट करते हैं ताकि जब वो दोनों कम्यूटेटर दोनों सेगमेंट को शॉर्ट करे तो उस वक्त हमारी कॉइल में कोई करंट नहीं होना चाहिए, ताकि जो हमारे कॉइल के ऊपर कम्यूटेटर के ऊपर स्पार्किंग ना हो। तो अभी आपको ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस बेसिकली पता चल गया। एमसीक्यूज नंबर 4 है, ये जितने भी एमसीक्यूज मैंने कट किए हैं जो कवर नहीं करूंगा वो बेसिकली टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आपने स्किप कर देना है। एमसीक्यूज नंबर 4 है, विच कंडीशन आउट ऑफ द 5 गिवन बिलो इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर बिल्ड अप ऑफ शंट जनरेटर। कौन सी कंडीशन नहीं रिक्वायर्ड होती, वो बेसिकली ऑप्शन डी में है, आर्मेचर स्पीड शुड बी मोर देन द क्रिटिकल स्पीड। ये बेसिकली कंडीशन नहीं चाहिए, क्योंकि जो स्पीड है वो अगर कम भी होगी तब भी हमारे डीसी जनरेटर में कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है वो जनरेट होंगे। एमसीक्यूज नंबर 5 है, ये बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है कि डीसी जनरेटर जनरेट, हमारा जो डीसी जनरेटर होता है बेसिकली वो एसी वोल्टेज को जनरेट करता है। उसके बाद हम आगे जो है वो कम्यूटेटर लगा देते हैं जो कि एज आ रेक्टिफायर का काम करते हैं, और वो जो हमारे कम्यूटेटर होते हैं वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपने याद रखना है, जितने भी हमारे जनरेटर होते हैं वो एसी जनरेट करते हैं, लेकिन जो डीसी जनरेटर में हम कम्यूटेटर लगाए होते हैं और कम्यूटेटर क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 है, अ डीसी जनरेटर कैन बी टर्म्ड एज, डीसी जनरेटर को हम रोटेटिंग एम्पलीफायर भी बोलते हैं। 7 नंबर एमसीक्यूज है, द एसेंशियल कंडीशन फॉर स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 डीसी जनरेटर हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट दे शुड हैव, जो जब भी हम 2 डीसी जनरेटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसकी जो एसेंशियल कंडीशन है वो ड्रॉपिंग, दे शुड हैव सेम ड्रॉपिंग वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स। ड्रॉपिंग वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है कि जैसे हम किसी भी जनरेटर पे अगर हम लोड डालते हैं तो उसके जो टर्मिनल वोल्टेज है वो थोड़े से डिक्रीज़ होते हैं। तो इसी तरह ये एसी में भी सेम फिनोमेना होता है और डीसी में भी फिनोमेना होता है कि जैसे ही हमारे डीसी जनरेटर पे जब लोड डलता है, जैसे V = IR वाला फार्मूला, कि जैसे ही हमारा करंट इंक्रीज़ होता है तो वोल्टेज हमारे ये V = IR में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये जो वो P = VI वाला फार्मूला। ठीक है, पावर हमारी सेम रहती है तो वोल्टेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाते हैं। जैसे ही हमारा करंट इंक्रीज़ होता है तो हमारे वोल्टेज थोड़े से ड्रॉप हो जाते हैं। तो जब हम 2 डीसी जनरेटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उनकी जो ड्रॉपिंग वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स है वो सेम होनी चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल करूं कि किसी एक जनरेटर पे जब हम 500 वाट लोड डालेंगे तो उसके जो वोल्टेज हैं वो 5 वोल्ट ड्रॉप होते हैं, तो दूसरा जनरेटर है उसकी भी करेक्टरिस्टिक्स सेम होनी चाहिए कि उसकी भी जो वोल्टेज है लोड डालने पे वो भी सेम जो है वो वोल्ट ड्रॉप होना चाहिए। मतलब अगर एक के 500 वाट डालने पे लोड 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं तो दूसरे पे भी आपने जो 500 जो वाट लोड डालना है तो उसके भी 5 वोल्ट ही ड्रॉप होने चाहिए। अगर उसके जो वोल्टेज हैं वो 10 ड्रॉप हो गए, जब अनबैलेंस वोल्टेज होंगे तो आपका जो लोड है वो जिसके वोल्टेज हाई होंगे उस पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो दूसरा जनरेटर है वो पैरेलल ऑपरेशन से निकल जाएगा। तो इसलिए इन दोनों के जो ड्रॉपिंग वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स है वो सेम होनी चाहिए। 8 नंबर एमसीक्यू, द मेन फैक्टर विच लीड टू अनस्टेबल पैरेलल ऑपरेशन ऑफ फ्लैट एंड ओवर कंपाउंडेड जनरेटर, तो इनके जो है वो देयर राइजिंग वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स है कि बेसिकली फ्लैट और ओवर कंपाउंडेड जनरेटर में क्या होता है कि राइजिंग वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स भी इनकी सेम होनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या होती है कि जैसे ही जो हमारा फ्लैट और ओवर कंपाउंडेड जनरेटर है ये बेसिकली हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है। ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड में जैसे मैंने आपको बताया था कि कम्युलेटिव कंपाउंड में क्या होता है कि जो हमारा मेन फ्लक्स होता है वो ऐड होके बनता है। ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड में क्या था कि हमारा जो मेन फ्लक्स है वो क्या होके बन रहा है, ऐड होके बन रहा है। अब ओवर कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है कि जैसे जैसे लोड इंक्रीज होता है आपके जनरेटर पे तो वैसे वैसे जो है वो इसके जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि क्योंकि हमारा ये डीसी मोटर है ना, यहाँ पे अगर डीसी जनरेटर की बात करें तो डीसी जनरेटर में भी जो ये कनेक्शन होंगे वो सेम होंगे, इसी तरह होंगे शंट फील्ड के और सीरीज़ फील्ड के। तो जब आर्मेचर बेसिकली वहाँ पे डीसी जनरेटर में जो जनरेशन हो रही होती है वो हमारे आर्मेचर में हो रही होती है। तो जब हमारे आर्मेचर में बेसिकली वोल्टेज करंट जनरेट होता है तो वो करंट क्या करता है, लोड की तरफ फ्लो करता है। जैसे जैसे आपके जनरेटर पे लोड बढ़ता है आपका आर्मेचर करंट बढ़ता है। जब आपका आर्मेचर करंट बढ़ता है तो आपका सीरीज़ फील्ड का करंट भी
इंक्रीज होता है। जब आपका सीरीज फील्ड का करंट इंक्रीज होगा तो आपका फ्लक्स इंक्रीज होगा। जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो आपका मेन फ्लक्स, जब सीरीज फील्ड का फ्लक्स इंक्रीज होगा तो आपका मेन फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। जब आपका मेन फ्लक्स इंक्रीज होगा तो जनरेटर के जो टर्मिनल वोल्टेज होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं फ्लक्स के, ठीक है। तो इसीलिए फ्लैट कंपाउंडेड या ओवर कंपाउंडेड जनरेटर में जैसे जैसे हम लोड इंक्रीज करते हैं तो वैसे वैसे उसकी सीरीज फील्ड का जो करंट इंक्रीज होता है, सीरीज फील्ड के करंट इंक्रीज होने से उसका फ्लक्स, मेन फ्लक्स इंक्रीज होता है। मेन फ्लक्स इंक्रीज होने से उसके जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जैसे लोड फ्लैट कंपाउंडेड में लोड इंक्रीज करेंगे तो उसके टर्मिनल वोल्टेज भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो इसीलिए जब हम फ्लैट कंपाउंडेड जनरेटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसकी राइजिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जैसे अगर एक फ्लैट कंपाउंडेड जनरेटर है उसमें अगर 500 वाट लोड डालेंगे तो उसके जो है वो 5 वोल्ट इंक्रीज़ होंगे। तो दूसरा अगर जनरेटर है तो उस पर भी सेम करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। मतलब क्या है कि अगर एक के जो वोल्टेज हैं वो 5 वोल्ट इंक्रीज़ किए फ्लैट कंपाउंडेड के लोड डालने से, दूसरे के जो है वो 2.5 वोल्ट इंक्रीज़ हुए, तो जिसके वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो लोड उस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो आपका दूसरा जनरेटर है वो पैरेलल ऑपरेशन से निकल जाएगा। तो ये जो है वो हमारे दूसरे जनरेटर हैं। जैसे मैं डिफरेंशियल जनरेटर की बात करूं या उसके शंट जनरेटर की बात करूं या सीरीज जनरेटर की बात करूं तो उसके लिए ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फ्लैट और ओवर कंपाउंडेड के लिए देयर राइजिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने आपको इसकी रीज़न बता दी कि फ्लैट कंपाउंडेड में लोड के साथ उसके वोल्टेज क्यों इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका जो सीरीज़ फील्ड इंक्रीज़ करता है। सीरीज़ फील्ड इंक्रीज़ करने से बेसिकली उसका मेन फ्लक्स इंक्रीज़ करता है। मेन फ्लक्स इंक्रीज़ होने से उसके टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9 है, इफ़ द फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ डीसी शंट जनरेटर इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड इट्स क्रिटिकल वैल्यू जनरेटर विल नॉट बिल्ड अप। ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा आया है, ये भी हम नोट्स देखते हैं कि जैसे हम ये यहाँ पे बेसिकली वो कह रहा है कि अगर हमारे जो फील्ड की जो रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा कर दी तो बेसिकली जनरेटर में जो वोल्टेज हैं वो पैदा नहीं होंगे। क्यों? जब हमारे फील्ड की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गई तो इसमें जो रिक्वायर्ड करंट है वो फ़्लो नहीं करेगा। जब करंट फ़्लो नहीं करेगा तो फ्लक्स पैदा नहीं होगा। जब फ्लक्स पैदा नहीं होगा तो जो जनरेटर में हमारे वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए जब इसकी जो रेजिस्टेंस है फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ डीसी शंट जनरेटर जब इंक्रीज़ होगी क्रिटिकल वैल्यू से तो जनरेटर बिल्डअप नहीं होगा क्योंकि उसमें रिक्वायर्ड फ्लक्स पैदा नहीं होगा। एमसीक्यू नंबर 10 है, अ डीसी शंट जनरेटर डेवलप्स अ फॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ ओपन आर्मेचर कॉयल एज अ टेम्परेरी मेजर यू शुड। अब यहाँ पे क्या होगा कि डीसी जनरेटर है उसकी जो कोई भी एक आर्मेचर कॉयल है वो ओपन हो गई है, तो आपने उसको एक जैसे कह लें टाइम पास के लिए उसको एक सोल्यूशन करना है उसका, तो आप क्या करेंगे? तो बेसिकली आप उसमें करते हैं ब्रिज द टू कम्यूटेटर बार अक्रॉस वाइल ओपन कॉयल इज कनेक्टेड। के हम क्या करेंगे, दोनों जो कम्यूटेटर की बार होंगी जहाँ पे वो ओपन कॉयल कनेक्टेड है उसको शॉर्ट कर देंगे, तो आपका जो जनरेटर है वो काम आपका करता रहेगा। अगर आप ओपन रखेंगे तो उसमें फ्लैशिंग होगी जिसकी वजह से आपका जो कम्यूटेटर है वो बर्न हो सकता है। अगर आप ब्रिज कर देंगे, दोनों को शॉर्ट कर देंगे, तो आपकी जो कॉयल है वो जनरेटर है वो आपका चलता रहेगा और आपका काम निकाल देगा, ठीक है। तो ये था हमने आप हमारा पार्ट नंबर 1 था वीडियो का। तो जो हम रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बाकी जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 पे चलते हैं।